Dear students, we are going to start our new concept that is AIDS, cancer. इसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे. मेक श्योर आप इतना कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. सी वी विल स्टार्ट एड्स, कैंसर एंड ड्रग एडिक्शन. इवन इस चैप्टर के जो लास्ट का ये सारा कंसेप्ट आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे. जितना पढ़ाया इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा. सी वी हैव द 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप स्टूडेंट प्रोग्राम. अगर किसी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे पास बैच में नहीं पढ़ना, हमें 1-to-1 पढ़ना, स्टूडेंट के साथ पढ़ना है या 1-to-1 टीचर के साथ पढ़ना है, तो वो पढ़ सकता है. सिंगल स्टूडेंट और सिंगल टीचर एक दूसरे के लिए पर्सनलाइज स्टडी प्लान कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, वी विल स्टार्ट एड्स. व्हाट डू मीन बाय एड्स? दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. बहुत बार सुना होगा, इसको एड्स हो गया, उसको एड्स हो गया, वॉट एवर द मीन्स आपने बहुत जगह पे सुना होगा. लेकिन चलो आज इस कंसेप्ट को हम बहुत डिटेल में बात करते हैं. होता क्या है? एक ऐसी डिफिशियंसी है जिसकी इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एड्स. चले, एड्स मतलब जहां पर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो वो आपका क्या कहलाएगा? एड्स. इट इज कॉज्ड बाय HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और अ रेट्रोवायरस जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होगा. दैट इज द HIV and it was first reported in America 1981. This is all about the AIDS जो HIV के कारण होता है. इतना तो हमें पता है. चलो, ट्रांसमिशन कैसे होगा ये भी होगा आपको. सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू, कंटामिनेटेड ब्लड, निडल्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर वो आपको ट्रांसमिट हो जाए तो होगा. शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, अगर आप इन्फेक्टेड निडल्स शेयर कर लेते हो 1% टू अनदर पर्सन पे तो अगेन ये प्रॉब्लम होगी. एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा. कोई ऐसी मदर है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ना, कोई ऐसी मदर है जो ऑलरेडी पहले से उसको HIV है, तो डेफिनेटली उसका चाइल्ड जो है जिसका प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है तो वो भी आपका HIV से ट्रांसमिट होगा ही होगा. ठीक है, दिस इज द ट्रांसमिशन. नाउ सी द, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है. ठीक है, वी हैव द वन रेट्रोवायरस. एक रेट्रोवायरस होगा, ठीक है, जिसके पास ऊपर एक वायरल प्रोटीन कोट होगा. वायरल प्रोटीन कोट मतलब एक ऊपर वो अपनी प्रोटीन की कोटिंग करके रखेगा, दैट इज नोन एज वायरल प्रोटीन कोट. इसके पास वायरल RNA कोर होगा जो वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स. ऐसा जो वायरस होगा नॉर्मल सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, सो दिस इज दैट. अब ये हमारा है एनिमल सेल. ये तो मेरा रेट्रोवायरस था. अब जब एनिमल सेल्स के अंदर आएगा, मतलब जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा तो होगा क्या? ये जो मेरा वायरल RNA है वो न्यू सेल्स में या फिर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंट्रोड्यूस्ड होगा और ये मेरा वायरल DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा. ठीक है, जिसकी वजह से वायरल DNA अपना होस्ट जीनोम तैयार करेगा और ये न्यूक्लियस DNA इन सब में आपका न्यू वायरस एट लास्ट इन्फेक्टेड सेल को प्रोड्यूस करेगा और इस तरीके से आपका तैयार होगा. और फिर अगेन न्यू वायरस तैयार होगा जो अगेन दूसरे सेल्स को ट्रांसमिट करेगा. दैट्स वाई HIV इतना डेंजर होता है. ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा. इन्फेक्टेड सेल्स सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, और वायरसेस आपकी रेप्लिकेट होते रहते हैं. ये रीजन है कि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड. दैट्स व्हाई HIV वायरस डेंजरस होता है और लाइफ टाइम में इन्फेक्शन करता है. चलो, ऐसे कौन से पीपल है हाई रिस्क ऑफ पीपल HIV? कौन से HIV के हाई रिस्क है? डेफिनेटली जिनके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, जो ड्रग एडिक्ट होंगे, who take drugs intravenously, that is IV, not oral, direct. अगर IV के थ्रू ले रहे हैं तो इंडिविजुअल्स who require repeated blood transfusion, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो फिर ये केस आते हैं. एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV infected mother. ठीक, so HIV doesn't touch और doesn't spread by touch. आपको छूने से HIV नहीं होगा. ठीक है, किसी को हग करने से HIV नहीं होगा. इट इज ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फ्लूइड्स. ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी आपको HIV ऐसे नहीं होगा जब तक आपका शेयरिंग ऐसा ना हो. ठीक है, एक टाइम लैग होता है कुछ मंथ का, 5 से 10 साल का. ठीक है, इन्फेक्शन और सिम्टम आते हैं. मान लो आपको HIV है तो इट टेक्स टाइम, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कई बार 10-10 साल लग जाते हैं और फिर बाद में आपको HIV के सिम्टम्स दिखते हैं. इस पीरियड में पर्सन सफर करता है बाउट्स ऑफ फीवर्स, डायरिया एंड वेट लॉस. आपको टिपिकल सिम्टम्स इसमें दिखते हैं स्टार्टिंग के जरिए में. ठीक है, चलो, नाउ व्हाट्स द प्रिवेंशन? ये आपको ऑलरेडी पता है, इतना सा पढ़ाने की जरूरत नहीं है. एजुकेट कीजिए. ठीक है, ब्लड बैंक से जब आप ब्लड ले रहे हैं तो सेफली ब्लड लीजिए. इन्वेस्टिगेट कीजिए किस डोनर का है, HIV तो नहीं था. ठीक है,
डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंज यूज करिए, वन टाइम पे वन ही निडल यूज कीजिए, ठीक है। सेफ इंटरकोर्स एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज एंड रेगुलर चेकअप ऑफ HIV एंड द ससेप्टिबल पॉपुलेशन, कि एटलीस्ट हम हेल्दी है फिर भी हमें एटलीस्ट एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, शेयरिंग नीडल्स, रिडल, मदर टू चाइल्ड, कॉर्बिंग और टेस्ट रेगुलरली। चलो, नाउ वी हैव द सेकेंड concept, that is cancer. We will deal about what is cancer. कैंसर बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल सेल्स आपकी बॉडी में, नॉर्मल सेल्स जब मेलिग्नेंस फॉर्म हो जाए या फिर नॉर्मल सेल्स अगर इन्फेक्टेड हो जाए, नॉर्मल सेल्स बहुत अपने आप को रेप्लिकेट करने लग जाए और वो मेलिग्नेंस मतलब 1 से 4, 4 से 8 इसमें अगर डिवाइड होने लग रहा है तो इस सेल्स को हम बोलेंगे कैंसरस सेल्स। ये एक एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन है सेल्स का, जिससे रिजल्ट क्या होगा, आपके ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होगा या फिर आप बोलो मासेस ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स का मास फॉर्म होगा, ठीक है, दैट इज द कैंसर। लेकिन नॉर्मल सेल्स क्या होगा, नॉर्मल फिनोमेना शो करेंगे, कांटेक्ट विद द अदर सेल्स और अनकंट्रोल ग्रोथ कुछ नहीं होगी, नॉर्मल ग्रोथ होगी आपकी, एक ग्रोथ डिवाइड हुई दूसरी सेल्स आपकी डिवाइड हो जाएगी, तो नॉर्मल मेरी सेल्स डिवाइड होते जाएगी टिश्यू के साथ। लेकिन मेरी कैंसर की सेल्स ऐसे ही नहीं रहेगी, ये एब्रप्टली डिवाइड होगी, अनकंट्रोल वट एवर इट मीन, ठीक है। कैंसर सेल्स डो नॉट हैव द प्रॉपर्टी, कैंसर सेल्स के पास अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, एक लिमिटेड अमाउंट में पास ग्रोथ नहीं होती, तो दीज आर द कैंसर सेल्स। चलो इसे देखो, वी हैव द नॉर्मल सेल्स, अगर मेरी नॉर्मल सेल 1 से 2 और 2 से 4 में डिवाइड होगी, ठीक है, बस इतनी डिवाइड होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर ये कैंसर सेल है, लेकिन अगर ये कैंसर सेल है तो ये सेल्स, ये मेरी नॉर्मल सेल है, सेल के अंदर नॉर्मल सेल है, जब कैंसर की सेल्स जब डिवाइड होगी तो यही सेल्स अपने आप को इस तरीके से डिवाइड करेगी, ठीक है, और ये एब्रप्टली फिर और डिवाइड होते जाएगी, दैट इज द केस ऑफ कैंसर। कोई सिस्टमेटिक बिहेवियर नहीं कि 4 हुई तो 4 ही होगी, 4 हुई तो 5 होगी, नो। अगर माउथ में कैंसर है डेफिनेटली वो कब लिवर में चल जाए, कब किडनी की तरफ चले जाए, कब एब्डोमेन में चले जाए, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, दिस इज द केस ऑफ कैंसर। लेकिन नॉर्मल कैंसर पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, दीज आर द सिम्टम्स एंड दीज आर द फॉर्मुलेशन ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी कैंसर वाली सेल्स और ये आपकी रहेगी नॉर्मल सेल्स। सी ये मेरी नॉर्मल सेल्स है 1 से 2, 2 से 2, 3, ये आपकी सिंगल सेल्स डिवाइड हो रही। लेकिन देखो कैंसरस सेल्स ऑटोमेटिकली अंदर से ही एब्रप्ट है, ठीक है, सेल कोई सेल जैसे नहीं दिख रही, वो ऑटोमेटिकली चेंज देयर बिहेवियर, ठीक है। ये देखो, दीज आर द कैंसर सेल्स, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सारी सेल्स कंटिन्यू ग्रो हो रही, डिवाइड हो रही है, वेरिएशन है शेप में, साइज में सेल्स के। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है और नॉर्मल कलर से डार्क कलर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेट हो रहे हैं और एक डिसऑर्गेनाइज फैशन से, कोई भी कंटिन्यू और कोई भी क्लियर फॉर्मेशन में नहीं, और एट लास्ट क्लस्टर्स ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे विदाउट अ बाउंड्री। ये जो मेरी क्लस्टर्स ऑफ सेल्स रहेंगे, मतलब क्लस्टर्स ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स जब एक साथ क्लस्टर्ड फॉर्म में एग्रीगेट हो जाए उसको बोलेंगे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। यही क्लस्टर्स ऑफ सेल पूरी बॉडी में एट लास्ट फैल जाते हैं और हम इसी कंडीशन को बोलेंगे मैलिग्नेंसी। व्हाट वी विल से मैलिग्नेंसी, ठीक है, दैट इज नोन एज द मैलिग्नेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक। चलो, नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ ट्यूमर, वन ऑफ द बिनाइन ट्यूमर एंड वन ऑफ द सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो होगा जो हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। कई बार ब्रेस्ट में ट्यूमर जैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्यूमर कई बार आपको बहुत सारे लोगों को भी होगा, एक लम्प्स जैसा छोटा सा फॉर्म हो गया होगा, हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो वो हार्मफुल नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, वो बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये वाला, ठीक है, ये मेरा बिनाइन ट्यूमर है, ये वाला, ठीक है, ये नॉर्मल ट्यूमर है, कुछ भी नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, और ये अनकंट्रोल्ड इसकी ग्रोथ होगी। तो दैट्स वाई मैलिग्नेंट ट्यूमर का हमें निकालना जरूरी होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की हमें सर्जरी जरूरी होती है, लेकिन बिनाइन ट्यूमर से इट कॉज नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा।
देखो जरा, ये जो मेरा बिनाइन ट्यूमर है कन्फाइंड टू प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, अपनी ओरिजिन से कहीं और नहीं जाएगा, एक ही में, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगा, जरूरी नहीं कि वो उस एरिया से दूसरे एरिया में चले जाए। लेकिन अगर सेल मेलिग्नेंट है तो उसका मास प्रोलिफरेट होकर दूसरी तरह डेफिनेटली वो रैपिडली ग्रो करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। सराउंडिंग को डैमेज करेगा, नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करेगा, और ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ की वजह से ये नॉर्मल सेल्स को तोड़ के न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ वो खत्म करेगा। तो दैट इज अ केस ऑफ मेलिग्नेंसी, ठीक है। लिटिल डैमेज करेगा और ऐसा नहीं होगा। वन मोर थिंग, ट्यूमर से अलग हुई कोशिकाएं, दैट इज सेल्स स्टफ फ्रॉम द ट्यूमर्स, ये कहाँ पहुंचेगी, साइड्स के थ्रू ब्लड में, जहां पर ये क्या फॉर्म करेंगे, एक नया ट्यूमर, इसी को बोलेंगे हम मेटास्टेसिस, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच के उसने दूसरी भी सेल्स को वैसे ही इन्फेक्ट किया, दैट इज नोन बाय मेटास्टेसिस, ठीक। नाउ सी benign tumor and malignant tumor. देखो जरा, ये मेरे बेनाइन ट्यूमर है, यहाँ के सेल्स कैंसरस भी नहीं है और कहीं दूसरी जगह डिवाइड भी नहीं होंगे। लेकिन जो मेरे मैलिग्नेंट कैंसर है, सेल्स भी डिस्टर्ब हो रही है और पता नहीं किस किस जगह पे ये डिवाइड होंगे पूरी ऑल ओवर द बॉडी में, दैट इज सेल्स आर कैंसरस एंड कैन स्प्रेड टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, हियर सेल्स आर नॉट कैंसरस एंड वुड नॉट स्प्रेड, ठीक है। Now what are the causes of cancer? We have the multiple causes of cancers. कोई ओरिजिन है ही नहीं, कोई रेडिएशन से आप आ गए, कोई रेडिएशन से आप आ गए, कोई जेनेटिक कॉज हो गया, फैमिली में किसी को हिस्ट्री थी तो आपको आ गया। चलो देखो जरा, फर्स्ट इज फिजिकल एजेंट्स, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, अगर आप कभी इस कॉन्टेक्ट में आ गए तो हो सकता है। अगर आप स्मोक करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, लंग कैंसर, फेनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये सब इनहेल करते हैं तो हो सकती है प्रॉब्लम। ऑन्कोजेनिक वायरसेस, सेलुलर ऑन्कोजेंस, प्रोटो ऑन्कोजेंस, ठीक है, कैंसरस ऑन्कोजेंस, ये नॉर्मल सेल्स में अगर एक्टिवेट हुई तो ये सेल्स भी कैसे हो सकती है, ऑन्कोजेनिक, दैट इज कैंसरस। तो दीज आर द बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। अच्छा, अभी कैंसरस सेल्स को डिटेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोनोग्राफी कराएंगे, ठीक है। सोनोग्राफी कराने के बाद अगर चीज़ें हमको सिम्टम्स में दिख रहे हैं एब्डोमेन में जहाँ भी, तो हम क्या करेंगे, सोनोग्राफी के बाद हम एमआरआई कराएंगे। एमआरआई में चीज़ें क्लियर रिपोर्ट समझ में आएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एमआरआई के बाद फिर हम पेट स्कैन कराएंगे, पेट स्कैन कराने के बाद पता चला कि हाँ पर्टिकुलर एरिया पे है, तो वहाँ से पर्टिकुलर एरिया से हम थोड़ी सी सेल्स निकाल के उसको लैब के लिए भेजेंगे कि हाँ सच में सेल हमारी कैंसरस है, दीज आर नोन एज द बायोप्सी। थोड़ा सा आपने पीस निकाले जहाँ पे आपको सस्पेक्टेड लग रहा है कि हाँ इस जगह पे जो टिश्यू है ये शायद कैंसरस हो सकता है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ये वाला टिश्यू मैं यहाँ से थोड़ा सा निडल से निकालूंगी, थोड़ा सा टुकड़ा, और मैं लैब में भेजूंगी, ठीक है। उस लैब में ये पता होगा, ये पता करवाएंगे क्या कि ये जो टिश्यू है, ये जो मेरा थोड़ा सा टुकड़ा जो हमने भेजे हैं, क्या ये कैंसरस है, और अगर कैंसरस होता है फिर हम उसको सर्जरी करके निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर एक होता है मेरा रेडियोग्राफी, दैट इज एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है। एमआरआई और सिटी स्कैन में क्या डिफरेंस है, सिटी स्कैन पर्टिकुलर सिर्फ एरिया का स्कैन होता है, लेकिन एमआरआई फुल बॉडी स्कैन होता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है। कीमोथेरेपीज वगैरह, कीमो की सब मेडिसिन यूज करते हैं, और मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक, दैट इज टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। व्हाट आर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्वेश्चन पेपर में आता है कि ट्रीटमेंट कराने के लिए आप क्या करेंगे, पहला, अगर बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में है, अगर लगता है कि ये आप टुकड़ा वहाँ से हटा दो, तो तुरंत हम क्या करेंगे, सर्जरी, ठीक है। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, सर्जरी, ठीक है। फिर सर्जरी करने के बाद हम क्या देंगे, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन देके हम वहाँ की सेल्स को मारेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार नॉर्मल सेल्स भी मर जाती है, तो ट्यूमर सेल्स आर इरेडिटेड लीथली विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। बोलते हैं कि नॉर्मल टिश्यूज नहीं, डेफिनेटली नहीं, नहीं कुछ होता, लेकिन आप समझो तो आप रेडिएशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सेल्स कुछ तो अमाउंट में डिफेक्ट होगी, कुछ तो अमाउंट में प्रॉब्लम जाएगी, कुछ तो वो खराब होगी ना, तो ये होता है आपका रेडियोथेरेपी में। सेकेंड इज व्हाट, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हम मल्टीपल ड्रग्स यूज करते हैं, वी हैव द एविल, डेक्सा, मिथोनिन, बहुत सारा, लाइक एलर्जी की भी हम रखेंगे, एंटी एलर्जिक भी रखेंगे, रैशेस भी रखेंगे,
बहुत सारे ड्रग हम एक साथ देंगे और एक साथ मतलब क्लस्टर्स ऑफ ड्रग्स हम यूज करेंगे इन द कीमोथेरेपी, ठीक है। बहुत सारे सीवियर साइड इफेक्ट होंगे एंड कीमोथेरेपी मतलब हाफ लाइफ, ठीक है। आपके साइड इफेक्ट्स होंगे, आपके बहुत सारे इश्यूज होंगे, आपके हेयर लॉस होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, हेडेक होंगे, न जाने कितने इशू होंगे, कभी भी आपका एब्डोमेन पेन होने लग जाएगा। वी हैव द मेजर इश्यूज ऑफ द कीमोथेरेपी, ठीक है। इंडिविजुअल्स बाद में एनीमिक लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा आफ्टर द कीमोथेरेपी। होता क्या है, बहुत सारे ड्रग हम जब देते हैं इंडिविजुअल को तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिक वो वीक होने लगता है, ठीक है, सेल्स की वजह से। इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड्स, एग्जांपल इंटरफेरॉन जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, इम्यूनोथेरेपी जैसे उसका इम्यून स्ट्रांग होगा तो सेल्स उसकी एक्टिव होगी। और एट लास्ट फिर हम सर्जरी भी कर देंगे कि जो आपका कैंसरस सेल्स है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये तीनों कंसेप्ट आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका ड्रग्स से भी बनता है। देखो जरा, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज। फर्स्ट वी विल डील द ओपोइड्स। ओपोइड्स मतलब आपके इसमें आएंगे मॉर्फिन एंड हीरोइन, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आपके कंट्रोल नर्वस सिस्टम है, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब पेट और आपका ब्रेन दोनों से स्पेसिफिकली बाइंड करेंगे और काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपके मॉर्फिन, हीरोइन एंड ब्राउन शुगर, ठीक है। देखो जरा, मॉर्फिन क्या होता है, ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसी से, ओपियम के प्लांट से, इसी प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेपावर सोमनिफेरम एक सेडेटिव एंड पेन किलर एंड यूजफुल फॉर द सर्जरी, मतलब it work as a painkiller, it work as a sedative and it work as a it is useful in the surgery। what आपका मॉर्फिन, ठीक है। दूसरा आपका होगा हीरोइन। हीरोइन भी ओपोइड से ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ब्राउन शुगर, स्मैक और डायस्ट्रोमोफेन एक वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ठीक है, कड़वा कंपाउंड है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। हमने क्या किया, ओपोइड से एक्सट्रैक्ट करके हमने मॉर्फिन बनाया, ठीक है। फिर मॉर्फिन से हम एसिटिलाइजेशन करके, ठीक है, ये देखो मॉर्फिन से हमने क्या किए, एसिटिलाइजेशन किए और फिर हमने क्या बनाया, हीरोइन बनाया, ठीक है। तो मॉर्फिन हमने कहाँ से लिया, ओपोइड से, ओपोइड से हमने क्या एसिटाइलेशन किया और एसिटाइलेशन से हमें क्या मिला, हीरोइन, ठीक है। तो हीरोइन ये होगा। इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, ऐसे बिल्कुल सूंघ के, ठीक है। वो मूवीज वगैरह में देखा ना, एकदम ऐसे लंबे लंबे कर देते फिर ऐसे नोज करके सूंघते हैं, दैट इज द स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। वो देखा है मूवी कबीर सिंह, उसमें वो यही लेता था, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे वो लेता था और फिर उसको वो स्नॉटिंग करता था और धीरे धीरे क्या होता था, उसकी पूरी बॉडी फंक्शन स्लो डाउन होने लगती थी, उसी चक्कर में उसने सर्जरी किया था, ठीक है। वो वही केस है, व्हाट ही टेक द हीरोइन और बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, सामने सामने वाली जो असिस्टेंट है उसको बताते क्या और सर्जरी हो गई थी। तो हुआ क्या था कि ये लिया फटाफट और एट लास्ट उसकी बॉडी पूरी स्लो डाउन हो चुकी थी, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी फंक्शन काम करना बंद हो गई थी और एट लास्ट वो बेहोश हो गया था, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव द कैनाबिनॉइड्स। ये रेसेप्टर्स आपके ब्रेन से इंटरेक्ट करेंगे, वो सीएनएस, कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके पेट से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आपके बाइंड कर रहे थे, कौन, ओपोइड्स। कैनाबिनॉइड्स आपके सीधे सीधे ब्रेन के रेसेप्टर्स में इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, इनहेल करके और ओरल इंजेक्शन भी, ओरल भी हम ले सकते हैं, ठीक है। सोर्स क्या होगा, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिनस sativa, that is hemp plant. Its flower, tops, leaves, resins are used to make, समझो इसको, ये जो मेरा नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है इसका सोर्स क्या होगा, क्या क्या बनाएंगे हम, मरीजुआना, हशीश, ठीक है, चरस एंड गांजा। ये हम कहा, ये किसका सोर्स होगा, आपका कैनाबिनॉइड्स का, ठीक है। दिस आर द सोर्स ऑफ नेचुरल कैनाबिनॉइड्स, ठीक। चलो, अब लेने के बाद होगा कि आपकी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट, ठीक है, ये अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी कैनाबिनॉइड्स यूज करते हैं। चलो, नाउ वी हैव द कोक, अल्कलॉइड और कोकेन, ठीक है। कोक और क्रैक ये हमने कहाँ से लेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, दैट इज एथिक्सोजाइलम, ठीक है, यहाँ से हम लेंगे। ये क्या करेगा,
न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को सीधे सीधे इंटरफेयर करेगा। मतलब क्या करेगा ये, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन रिलीज होता है उसको वो सीधे सीधे इंटरफेयर करेगा। कौन, आपका ये कोका, ठीक है, या फिर आप कोकेन। जनरली ये भी कैसे ली जाती है, सूंघ कर ली जाती है, स्नॉटिंग करके ली जाती है। करेगा क्या ये, इट स्टिमुलेट सीएनएस प्रोड्यूसिंग यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया मतलब आपको बहुत ज्यादा खुशी होने लग जाएगी, दैट इज द कंडीशन ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी दुगनी तिगनी या फिर आप बोलो 3x टाइम आपकी एनर्जी बढ़ चुकी है, ठीक है। कौन, आपका कोकेन। एक्सेसिव अगर आप डोसेज में होंगे तो आपको हेलुसिनेशन होगा, आपको 2 इंसान 4 दिखेंगे, ठीक है, 4 इंसान आपको 8 दिखेंगे, मतलब डबल डबल इमेज आपको क्लियर होगी, दैट इज नोन एज द हेल्यूसिनेशन, ठीक है। भ्रम। एट्रोपा बेलाजिना एंड धतूरा आर ऑल्सो द हेल्यूसिनेटिंग प्लांट्स। धतूरा जानते हैं जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, दैट इज द धतूरा, ठीक है ये। और ये आपका धतूरा का फ्लावर, ठीक है। चलो, कुछ ऐसे ड्रग्स है जैसे बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन, lysergic acid and diethylamines. These are used as a medicine to treat mental illness, जैसे कि डिप्रेशन, इंसोम्निया। डिप्रेशन मतलब नॉर्मल फेज से आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं, नींद नहीं आना, बट देयर अब्यूज रिजल्ट इन द इम्प्योरमेंट ऑफ, इसकी वजह से क्या होगा, आपको फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस आपके डिसरप्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन्स, ये सब आपके दिए जाते हैं फॉर द मेंटल इलनेस, ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स। जो साइकोएक्टिव ड्रग्स, आप चाय पीने के बाद आपको एक एनर्जी आती है, ठीक है, एनर्जी नहीं आती है, ठीक है, आप साइकोलॉजिकल एक एक्टिव होते हैं। कॉफी पीने के बाद आपको एक एनर्जी जैसे लगती है, वो कोई एनर्जी नहीं है, वो एक साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, जैसे आपकी कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, कोकेन, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक है, ओपोइड पेनकिलर्स, एलएसडी, एमडीएमए, कैनाबिस और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो आपको साइकोलॉजिकल सब्सटेंस के लिए एक्टिव करते हैं कुछ देर के लिए। इसलिए बोलते हैं चाय पीने वाले कि हमें चाय की लत है, चाय पीने से अच्छा लगता है। नो, ये एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। चलो, टोबैको कैसे लिया जाता है, चबाने से, सूंघने से इसका टोबैको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, टोबैको में निकोटीन होता है, एक अल्कलॉइड है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जिसकी वजह से हाई बीपी एंड हाई हार्ट रेट इंक्रीज होता है। कि कौन, आपका टोबैको, ठीक है। जनरली इसीलिए बोलते हैं कि टोबैको कॉजेस कैंसर, ठीक है। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फेजाइमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर। टोबैको च्यूइंग कॉजेस ओरल कैंसर, क्योंकि आप डायरेक्टली ओरली करते हैं तो माउथ में या फिर आपको ओरली कैंसर होगा, ठीक है। अब क्योंकि स्मोकिंग पूरा धुआं लंग्स के अंदर जाता है तो मेनली लंग कैंसर होगा, ठीक है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट in blood and reduces oxyhemoglobin. This causes oxygen deficiency in the blood. ऑक्सीजन की deficiency होगी और आपको चक्कर जैसा आने लगता है, ठीक है, स्मोकिंग वजह से। फिर देखो एडोलसेंस, एक लास्ट अगेन टॉपिक, ठीक है। एक पीरियड है जहाँ पर प्रोसेस है, जहाँ पर बच्चे अब मैच्योर टर्म्स को समझते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जितनी भी सोसाइटी की चीज़ें हो रही है उन पर उनको दिलचस्पी आती है, उनको सुनना पसंद है, चीज़ों को करना पसंद है, बैठना पसंद आता है, ठीक है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, इट इज़ अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, पीरियड ऑफ 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को बहुत हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक। कॉजेज क्या है, एल्कोहल यूज, हाँ, कॉजेज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल यूज इन द एडोलसेंस, ठीक है। बच्चों को क्यूरियोसिटी होगी, एक्सपेरिमेंट करने का मन होता है, एडवेंचर एक्साइटमेंट का मन होता है, फेसिंग प्रॉब्लम्स को फेस करने से भागते हैं, ठीक है, काम नहीं करना पसंद होता है। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर एंड टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, टीवी, मोबाइल्स, ठीक है, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मूवीज, इन सब में दिलचस्पी लगेगी। और फैमिली स्ट्रक्चर, पीयर प्रेशर, ये सब उस एज में दिखता है, ये सब ड्रग के कॉजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। नाउ अल्कोहल अब्यूज की एडिक्शन देखो जरा क्या होगा। एडिक्शन एक ऐसी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा आपको खुशी होगी या फिर टेम्पररी कुछ टाइम की आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन बाद में आप कोई रिग्रेट और गिल्ट में जाएंगे, ठीक है। विद ड्रग्स एंड अल्कोहल, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स and the intolerance of level of receptors increases,
जिसकी वजह से ये रेसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करेंगे हाई डोजेस लीडिंग टू ग्रेटर इंडेक्स एडिक्शन। होगा क्या कि थोड़ा सा अमाउंट उनको पसंद ही नहीं आएगा। जब आप कोई भी ड्रग ले रहे हैं या वॉट एवर एल्कोहल ले रहे हैं तो वो छोटी सी अमाउंट में नहीं अच्छा लगेगा। आप चाहेंगे कि हम बड़े अमाउंट में ले, ज़्यादा अमाउंट में ले, तभी हमें खुशी मिलेगी, तभी हमें अच्छा लगेगा। तो इस वजह से ये एडिक्शन और बढ़ते जाता है। ठीक है। डिपेंडेंस बॉडी की टेंडेंसी है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मैनिफेस्ट किया है विड्रॉल सिंड्रोम से। यदि इरेगुलर डोज ऑफ ड्रग है तो एब्रप्टली हम उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर है तो हम उसको कंटिन्यू करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो इंडिविजुअल रहेगा वो टोटली उस पर डिपेंड हो जाएगा, किस पे, ड्रग पे। अब जिसकी वजह से उसका एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ठीक है, इट लीड्स टू सोशल एडजस्टमेंट एंड प्रॉब्लम। सोसाइटी से वो बहुत ज़्यादा अलग होने लग जाएगा, दूर होने लग जाएगा, पेरेंट्स से सही से बात नहीं करेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखेगी। इफेक्ट क्या होंगे? बिहेवियर लापरवाह, ठीक है, तोड़फोड़, आपकी वायलेंस ये दिखेगी, कोमा, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमोरेज की वजह से भी आपके इफेक्ट दिखेंगे। ठीक है। ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल मे लीड टू डेथ, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस, मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स, चोरी करेंगे, ठीक है, या तो फिर सोशली प्रॉब्लम्स आएगी, इन्फेक्शन डिसीज होगी, हेपेटाइटिस बी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है। यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन मे अफेक्ट द फीटस, दैट इज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर वो इंडिविजुअल प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, उस प्रेगनेंसी के बीच में अगर वो अल्कोहल ले रही है, ड्रग्स ले रही है, तो डेफिनेटली जो फीटल का कंडीशन है, जो बेबी का कंडीशन है, वो भी इस प्रॉब्लम में आएगा। ठीक है। तो उसका फीटस भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। सेक्सुअल ड्राइव का लॉस होगा, नियोस्पर्मिया, ठीक है, लो स्पर्म काउंट। ठीक है। मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स, जैसे नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स, ये सब मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे एंड बल्क टू प्रमोट द एग्रेसिवनेस, गुस्सा भी उतना ही जरूरी आता है। ठीक है। वार्निंग साइंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों का कम होते जाएगा। ठीक है। खुद से दूर जाएंगे, आइसोलेट करेंगे, डिप्रेशन, थकान, गुस्सा, रेबेलियस, ठीक है, बिहेवियर उनका होगा, और चेंज इन द स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स में आपको चीजें दिखेंगे। पर्सनल हाइजीन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, वेट, एपेटाइट फ्लक्चुएट होंगे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, ठीक है, रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सब भी खराब होती जाएगी। और क्या होगा? व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज? देखो, मेल्स में क्या होंगे? फेस में एक्नी आएंगे, गुस्सा बढ़ेगा, ठीक है, स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होगा, मूड स्विंग होंगे, डिप्रेशन होंगे, टेस्टिकल्स रिड्यूस्ड होंगे, किडनी लिवर फंक्शन प्रॉब्लम आएगा, और मैच्योर्स, बाल्डनेस, बाल झड़ेंगे बहुत। फीमेल्स में मूड स्विंग, डिप्रेशन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, वॉइस बहुत डीप होगी, मस्कुलाइजेशन, गुस्सा आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटी आएगी, और क्लिटोरिस में आपका एनलार्जमेंट होगा। ठीक है। दिस इज अबाउट द ड्रग। अबाउट द प्रिवेंशन, आप पीयर प्रेशर अवॉइड कीजिए, बेवजह का प्रेशर ना दीजिए, एजुकेशन दीजिए, ठीक है, पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, डेंजर साइंस को आप देखिए, प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट से आप बात कीजिए, और डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन की आज की डेट में बहुत सारे हमारे इंडिया में, इवन फॉरेन में भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो आप उसमें भी इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट वी हैव डील विद एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ना बोर्ड एग्जामिनेशन और ना ही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, दोनों का ही हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ, इसका जो पीडीएफ है इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, अगर चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।